नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं किरण त्रिवेदी पुनः उपस्थित हूँ हिंदी भाषा की कक्षा में आज एक नए पाठ के साथ। बच्चों, हिंदी भाषा की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, पाठ को आरंभ करने से पूर्व हम लोग आपस में कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बातें करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग कुछ बातें करेंगे। पहले बच्चों, सामने देखिए, ये किसका चित्र है? इस चित्र को तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे। ये चित्र स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे आज़ादी के बाद के। इनको बच्चों से बहुत प्रेम था और बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कह के पुकारते थे। बच्चों, इनको लाल गुलाब बहुत अच्छा लगता था। आप देखिए, ये अपनी शेरवानी पर लाल गुलाब लगाए हुए हैं। इनका जन्म बच्चों 14 नवंबर सन 1889 में हुआ था। इनके जन्मदिन को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बाल दिवस तो बच्चों आपको खूब याद रहता होगा। बाल दिवस वाले दिन हम लोग अपने विद्यालय में मेला लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। बच्चों, ये भारत के प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री का निवास कहाँ होता है? दिल्ली में, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली है और देश का संचालन करने वाला प्रधानमंत्री दिल्ली में रहता है। लेकिन जो दिल्ली में इनका आवास था, इनके आवास का नाम था तीन मूर्ति भवन। लोग अपने आवास के नाम रखते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के आवास का नाम तीन मूर्ति भवन था। अपने एक जन्मदिन पर पंडित नेहरू ने देश के बच्चों के नाम एक पत्र लिखा। देश के बच्चों को संबोधित करते हुए पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने बच्चों को बहुत सी बातें बताई और बहुत सी सीख दी। बच्चों, जो आपकी पाठ्य पुस्तक कलरव है, उसका पाठ 20 वहाँ जवाहरलाल नेहरू जी का बच्चों के नाम एक पत्र है। तो आप लोग अपना पाठ खोलिए और पाठ खोल करके तैयार हो जाइए पाठ 20 पढ़ने के लिए, जिसका की शीर्षक है चाचा का पत्र। आपकी पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार ये लिखा हुआ है बच्चों। अब हम लोग इस पत्र को पढ़ते हैं। चाचा का पत्र। जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं एड्रेस या पता। पता है तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली। फिर हम लिखते हैं दिनांक। दिनांक है 14/11/1960। मतलब ये पत्र चाचा नेहरू ने देश के बच्चों के नाम 1960 में अपने जन्मदिन पर लिखा, 14 नवंबर 1960 को। अब देखिए पत्र में क्या लिखते हैं। पढ़िए बच्चों पत्र को, और साथ में मैं भी पढ़ती हूँ, मेरे साथ आप पढ़िए। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाऊँ। तो बच्चों, इन पंक्तियों में जो सबसे पहले जो आरंभ की जो लाइनें हैं, उसमें पंडित नेहरू बच्चों के साथ में घुल मिल जाना चाहते, वो बच्चों से प्रेम करते थे और बच्चों के साथ वो खेलना चाहते हैं और बच्चों की दुनिया में वो रहना चाहते हैं। अगली लाइन में देखिए पंडित नेहरू क्या लिखते हैं। मैं तुम्हें बर्फ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियों के बारे में बताऊंगा। सुंदर खिले हुए फूलों, लहलहाते हुए खेतों, फूल और फलों से लदे हुए पेड़ों, चमकते हुए सितारे, इन सब के बारे में बताऊंगा। अब पंडित जी बच्चों को प्राकृतिक दृश्यों के बारे में बताना चाह रहे हैं कि देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के बारे में बताऊं, जैसे बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ और सुंदर सुंदर खेत, फल और फूलों से लदे हुए पेड़, उनके बारे में पंडित जी बताना चाहते हैं। हमारे आसपास कितनी प्राकृतिक सुंदरता है, पर बड़े लोगों को उसकी ओर ध्यान देने का समय ही नहीं है। तुम लोग आँख खोलकर ध्यान देकर इन चीज़ों का आनंद लो। पंडित नेहरू कहते हैं कि हमारे आसपास प्रकृति से बनाई हुई प्रकृति जैसी सुंदर अनेक वस्तुएं हैं, लेकिन बड़े लोग उसको नहीं देखना चाहते हैं या देखने का उनके पास समय नहीं है। लेकिन आप सब अभी बच्चे हैं
और आप इन प्राकृतिक दृश्यों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। आनंद भी लें और जानकारी भी प्राप्त करें। तुम लोग आँख खोलकर ध्यान देकर इन चीज़ों का आनंद लो। क्या किसी फूल को तुम उसके नाम से पहचान सकते हो या किसी पक्षी के गाने की आवाज़ से उसका नाम बता सकोगे? पर चाचा नेहरू चाहते हैं कि उनके बच्चे, हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लें और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। जानकारी हमको कब प्राप्त होगी? जब हम उन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। क्या किसी फूल को तुम उसके नाम से पहचान सकते हो? अगर किसी फूल का नाम लिया जाए तो उस फूल का चित्र, उस पुष्प का चित्र आपके सामने आ जाना चाहिए। या कोई पक्षी की आवाज़ आप सुने, पक्षी का गाना सुने तो उस पक्षी का चित्र आपके आंखों के सामने आ जाना चाहिए। हमको इतनी जानकारी अपने प्राकृतिक दृश्यों की होनी चाहिए। तो पंडित जी ये चाहते हैं, चाचा नेहरू ये चाहते हैं कि बच्चे प्राकृतिक दृश्यों को देखें, उनके बारे में जानें और नई नई जानकारियां रोज रोज इकट्ठी करें। अब बच्चों, पंडित नेहरू अपनी एक यात्रा के बारे में बच्चों को अपने पत्र के माध्यम से बता रहे हैं। बहुत दिन हुए मैं यूरोप गया था। जापानी बच्चों ने मुझसे एक हाथी मांगा। मैंने तुरंत भारतीय बच्चों की तरफ से एक हाथी जल मार्ग के द्वारा जापान भेज दिया। वह हाथी मैसूर का था। जब वह टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे पहुंचे। उनमें से बहुत से बच्चों ने हाथी कभी नहीं देखा था। पंडित नेहरू यहाँ पर अपनी जापान, यूरोप की यात्रा के बारे में बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब मैं यूरोप पहुंचा तो जापान के बच्चों ने, वहाँ पर जापानी बच्चे होंगे, उन्होंने कहा कि हमको जो है एक हाथी भेज दीजिए भारत से। तो पंडित नेहरू ने क्या किया कि बच्चों की तरफ से, भारतीय बच्चों की तरफ से जापान के बच्चों के लिए एक हाथी जल मार्ग अर्थात पानी के जहाज के माध्यम से भेज दिया। वो हाथी कहाँ पहुंचा? हाथी कहाँ का था? हाथी था मैसूर का। मैसूर राज्य, उस समय मैसूर राज्य हुआ करता था। आज वो कर्नाटक की राजधानी, हमारे यहाँ कर्नाटक है, एक राज्य है भारत का कर्नाटक, उसकी राजधानी है मैसूर। हाथी टोक्यो पहुंचा। टोक्यो जापान की राजधानी है, भारत देश की राजधानी दिल्ली है बच्चों। इसी तरह से जापान की राजधानी टोक्यो है। जब वह टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए और उनमें से बहुत से बच्चों ने कभी भी हाथी नहीं देखा था। वह प्राणी उनके लिए भारत का प्रतीक था। उसके द्वारा भारतीय और जापानी बच्चों में मित्रता का भाव पनपा। वो जो हाथी था, प्राणी था, वो जो था उन जापानी बच्चों के लिए भारत की पहचान था, भारत का प्रतीक था। जैसे हम कभी कोई चीज़ अगर बाहर से लाते हैं, मान लीजिए हम कहीं दूर किसी दूसरे शहर में गए, इलाहाबाद गए, आगरा गए, वहाँ से कोई चीज़ लाए तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये चीज़ हम वहाँ से लाए। जब तक वो रखी रहेगी आप उसको याद करेंगे कि ये चीज़ हम यहाँ से लाए। इसी तरह से जब वह हाथी भारत से जापान पहुंचा तो वो भारत का प्रतीक हो गया जापानी बच्चों के लिए। उसके द्वारा भारत के बच्चों और जापान के बच्चों के बीच में मित्रता का भाव बना। जापान के बच्चे ने सोचा कि भारत के बच्चों ने हमारे लिए ये उपहार भेजा है। बच्चों, उपहार हम किसे देते हैं? हम अपने मित्रों को देते हैं या अपनी जान पहचान वालों को देते हैं। लेकिन यदि हमें किसी से दोस्ती बढ़ानी है तो हम किसी अनजान को भी उपहार दे सकते हैं। उपहार का आदान प्रदान जो होता है वो हमारी मित्रता को और ज़्यादा मजबूत करता है बच्चों। तो इसी प्रकार से जब वह जापान पहुंचा हाथी तो वहाँ के बच्चों के मन में भारतीय बच्चों के लिए मित्रता का भाव पैदा हो गया। हमें भी अन्य देशों के बारे में सोचना चाहिए। अपने देश में एक महान नेता हुए हैं, उनका नाम महात्मा गांधी है। हम सब उन्हें प्यार से बापू जी कहते हैं। चाचा नेहरू यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बारे में बच्चों को बता रहे हैं। उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे, बापूजी को भी बच्चे अच्छे लगते थे। वे कहते थे सबके साथ दोस्ती करो। बापूजी का क्या कहना था कि सबके साथ दोस्ती करो, किसी से झगड़ो नहीं, सहयोग से काम करो, है ना। तो ये बापूजी का कहना था। हम अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हर एक नागरिक यदि थोड़ा सा भी काम करे तो भारत उन्नति के शिखर पर जरूर पहुंचेगा।
यहाँ पर चाचा नेहरू बच्चों से काम करने के लिए कह रहे हैं। अपने भारत की तरक्की कब हो सकती है, अपने देश की तरक्की? यदि हम कोई काम नहीं करेंगे तो हमारा देश या हम कैसे तरक्की करेंगे? हमको अपने देश को तरक्की पर पहुँचाने के लिए कुछ न कुछ काम अवश्य करना चाहिए। अंतिम पंक्ति देखिए, लिखा है इन्होंने, अच्छा और कभी फिर लिखूंगा, जय हिंद। जैसे हम लोग पत्र लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि अच्छा भाई अब हम पत्र को बंद करते हैं, सादर प्रणाम, अब हम इसको फिर लिखेंगे, फिर मिलेंगे। इसी तरह से चाचा जी ने भी लिखा है, अच्छा और कभी फिर लिखूंगा, जय हिंद। अंत में अपना नाम लिखा है, तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों, आपने पत्र को पढ़ा और देखिए पत्र में चाचा नेहरू ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और बच्चों को कितनी अच्छी सीख भी दी है। अब हम पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग जानते हैं। सबसे पहला शब्द है प्राकृतिक, मतलब प्रकृति द्वारा रचित। बच्चों, हमारे आसपास हम कई तरीके की वस्तुएं देखते हैं, भवन देखते हैं, पेड़ देखते हैं, या हम कुछ ट्रेन देखा, या हमने दो प्रकार की चीजें होती, एक प्रकृति द्वारा रचित, एक मनुष्य द्वारा रचित। तो प्रकृति द्वारा जो रचित है उस पे झरने, तालाब, नदी, पहाड़ इत्यादि प्रकृति द्वारा रचित है। इसका वाक्य प्रयोग है, प्रातःकालीन प्राकृतिक दृश्य अत्यंत सुंदर होते हैं। प्रातःकालीन दृश्य जैसे कि सूरज का निकलना, चिड़ियों का चहचहाना, सुंदर हवा का चलना, ये सब प्राकृतिक दृश्य होते हैं। जल मार्ग, जल मार्ग जापान के लिए हाथी कैसे गया था? जल मार्ग के द्वारा, पानी के जहाज के द्वारा। यहाँ बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह की यात्रा या कोई भी दूरी तीन प्रकार से तय करते हैं। एक तो थल मार्ग, जिसका कि हम लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। छोटी दूरी तय करनी हुई तो हम पैदल चले जाते हैं, थोड़ी और दूरी तय करनी हुई, स्कूल जाना है तो साइकिल से चले जाते हैं, और यदि अतिरिक्त हम बस, ऑटो, रिक्शा या बहुत लंबी दूरी हम ट्रेन से तय करते हैं, जो कि हम थल मार्ग कहलाता है। उसी प्रकार से दूसरा है वायु मार्ग। यदि हम एरोप्लेन या हवाई जहाज से कोई यात्रा करते हैं तो वो वायु मार्ग, क्योंकि वो हवा में चलता है, हवा में उड़ता है जहाज, एरोप्लेन जो हवाई जहाज होता है। फिर आता है जल मार्ग, जल के रास्ते जो दूरी हम तय करते हैं उसको हम जल मार्ग कहते हैं, जो समुद्र या नदी का रास्ता होता है। यदि हमें नदी पार करना है तो हम पैदल या ट्रेन से तो उस पर नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं, या तो हम नाव के द्वारा उसको पार करते हैं, या स्टीमर है, मोटर बोट है, उससे जो दूरी तय की जाती है वो जल मार्ग होता है। जल मार्ग से यात्रा करना कठिन होता है। कठिन क्यों होता है? क्योंकि इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तीसरा शब्द है प्रतीक। प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह। चिन्ह अर्थात पहचान, जैसा हमने पहले बताया। इसका प्रयोग है, तिरंगे का सफेद रंग शांति का प्रतीक है। उन्नति अर्थात तरक्की, अच्छा आचरण हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। फिर है शिखर। शिखर अर्थात चोटी। हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट है ना बच्चों? हिमालय की सबसे चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। तो ये तो हुए आपके कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम आपको कुछ नई बात बताएंगे, मजेदार चीज। नेहरू जी यूरोप गए थे। कहाँ गए थे नेहरू जी? यूरोप गए थे। यूरोप एक महाद्वीप है। हमारा पूरा विश्व, पूरा संसार 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बच्चों कि हमारी पृथ्वी का 71% भाग, लगभग 71% भाग जल भाग है, और बाकी का जो स्थल भाग है वो महाद्वीपों में बटा हुआ है, जिसको 7 महाद्वीप है। तो आज हम महाद्वीपों के नाम जानते हैं। सबसे पहले है एशिया महाद्वीप। यह सबसे बड़ा महाद्वीप है, और जो हमारा देश भारत है और इसके पड़ोसी देश, वो सारे इस एशिया महाद्वीप में ही आते हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जैसे पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, इसके अलावा और भी बहुत से देश जो भारत से थोड़ी दूरी पर स्थित हैं, ये सब क्या है? ये एशिया महाद्वीप में ही आते हैं।
एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्र जो है उसका जो स्थल भाग है ये विश्व के कुल स्थल भाग का 1/3 भाग पर ये स्थित है। 1/3 भाग पर एशिया महाद्वीप स्थित है। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, ये दूसरे नंबर पर आता है। फिर है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों 7 महाद्वीप हुए, एशिया, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। आप इनको लिख लीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका पर, इनको लिख करके आप याद कर सकते हैं। अब बच्चों हम महाद्वीपों की स्थिति को विश्व के मानचित्र पर देखते हैं। देखिए ये है विश्व का मानचित्र, संसार का मानचित्र है ये, और इसमें जो रंगीन हिस्सा है, जो अलग अलग रंगों वाला हिस्सा है, वो जो है महाद्वीपों का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त जो सफ़ेद हिस्सा है वो जल भाग है। सबसे पहले देखिए हमने बताया था एशिया महाद्वीप, ये है आपका एशिया महाद्वीप। उसके उपरांत अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर पर है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं और इन 7 महाद्वीपों में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। बच्चों हम आपको कुछ अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में भी बता देना चाहते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व के दक्षिणी भाग में, एकदम दक्षिणी भाग में स्थित है। जैसा कि आप लोग मानचित्र में जानते हैं कि मानचित्र में ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। तो ये देखिए अंटार्कटिका दक्षिणतम, एकदम दक्षिणी भाग में स्थित है और ये बहुत ही ठंडा महाद्वीप है। यहाँ पर वर्ष के अधिकतर महीने, ज़्यादातर महीने बल्कि पूरा वर्ष यहाँ पर ठंडक बनी रहती है और वर्ष के कुछ महीनों में तो ये पूरी तरह से जम जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई भी जीवन ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। तो हमने आपको बताया एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा और अंटार्कटिका महाद्वीप जो सबसे ठंडा है। ये 7 महाद्वीपों हैं जो विश्व के मानचित्र पर दिखाई दे रहे हैं। बच्चों आप लोग इन महाद्वीपों को ग्लोब पर भी देख सकते हैं। आप ग्लोब रखेंगे और ग्लोब को घुमा घुमा करके आप उसमें महाद्वीपों की स्थिति, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, आप इसको ग्लोब पर अवश्य देखिएगा विश्व के मानचित्र पर। तो बच्चों आपने पाठ को पढ़ा, अब पाठ से संबंधित आप कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पत्र किसने और किसको लिखा? पत्र बच्चों किसने लिखा था? पत्र चाचा नेहरू ने देश के बच्चों के नाम लिखा था। चाचा नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हाथी को किस मार्ग से भेजा गया था? हाथी को जल मार्ग से भेजा गया था, पानी के जहाज के द्वारा। हाथी कहाँ का था बच्चों? हाथी मैसूर का था। जापान की राजधानी का नाम क्या था? जापान की राजधानी का नाम था टोक्यो। था क्या? है। जापान की राजधानी अभी भी टोक्यो है। अब हम बताएंगे आपको पत्रों के प्रकार के बारे में। चाचा जी ने पत्र लिखे थे तो हम लोग उन पत्रों के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं पत्रों के, ये आप जानिए। देखिए सबसे पहला है ये पोस्ट कार्ड, ये तो आपने देखा होगा बच्चों, पोस्ट कार्ड आता है। फिर है लिफाफा, ये लिफाफे के अंदर जब हम कुछ लिख करके रखते हैं, कोई लेटर लिखना चाहते हैं तो ये लिफाफे के माध्यम से आता है और इस पर हम स्टैम्प लगाते हैं, टिकट लगाते हैं तो ये अपनी जगह पर पहुंचता है। फिर ये अंतर्देशीय पत्र, ये इसका प्रारूप है, इसका रूप है। ये अंतर्देशीय पत्र इस प्रकार होता है, जैसे हम पोस्ट कार्ड पर जब कुछ लिखते हैं तो वो खुला हुआ दिखता है। अंतर्देशीय जो पत्र होता है इसमें हम अंदर लिख करके और उसको बंद करके, चिपका करके हम पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। फिर ये है निमंत्रण पत्र, ये तो आप सबने बहुत देखा होगा। ये जब घर में आता है तो आपको दावत खाने को मिलती है बच्चों। तो ये है निमंत्रण पत्र जो कि शादी विवाह के अवसर पर, मुंडन पर या और कोई कार्यक्रम हो तो हम किसी को बुलाने के लिए भेजते हैं। बच्चों देखिए ये है, एक है पोस्ट कार्ड। देखिए इस प्रकार का होता है पोस्ट कार्ड। ये इधर हम लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पर पता लिखा जाता है,
जहाँ जाना होता है। इसी प्रकार ये देखिए अंतर्देशीय पत्र। अंतर्देशीय पत्र का एक हिस्सा बिल्कुल सादा होता है जिस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर देखिए ये इधर है, इस तरह से इसको मोड़ा जाता है और मोड़ करके इसको ऐसे चिपका करके और यूँ करके उसको पोस्ट किया जाता है। तो ये तो दो प्रकार के ये पत्र हुए। अब आप बच्चों जरा ये जो पत्रों पर बने हुए 6 खानों को ध्यान से देखिए। 1 2 ये जो 6 खाने हैं इनको आप ध्यान से देखिए। ये जो 6 खाने हैं इनमें पिन कोड नंबर लिखा जाता है। जैसे इसमें ही बने हुए ये पिन कोड नंबर क्या होते हैं इनके बारे में मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। प्राचीन समय में बच्चों क्या होता था कि पत्र कबूतर के माध्यम से या हरकारे के माध्यम से भेजे जाते थे। कबूतरों के माध्यम से क्या होता था, कबूतर सीखे होते थे, उनको इस प्रकार से उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, उनको सिखाया जाता था और वो कबूतर के पंजों में वो उसको बांध दिया जाता था पत्र को और वो अपनी स्थल पर पहुंच जाता था। जैसे आपने कुछ पुरानी पिक्चरों में या कुछ पुरानी कहानियों में कबूतर के द्वारा संदेश ले जाने की बात आपने पढ़ी होगी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड, धीरे धीरे डाकखानों की स्थापना की गई, पोस्ट बॉक्स लगाए गए। पोस्ट बॉक्स में जब हम पत्र डाल देते हैं तो वो डाकखाने तक पहुंच जाता है और डाकखाने से फिर उसका वितरण किया जाता है। लेकिन अब क्या आपके पास पत्र आते हैं? ज़्यादातर कोई रिश्तेदार अब कोई पत्र ज़्यादा नहीं लिखता। अब क्या करते हैं हम लोग अब नेट के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन है सबके पास और सबने फ़ोन किया और हमको जो कहना हुआ वो बात वहाँ तक आसानी से पहुँच जाती है। बहुत सारी मोबाइल में ऐप आ गए हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है। हमने टाइप किया तो और वो फ़ौरन उधर से मैसेज आ गया और हमने इधर से संदेश भेजा, उधर से संदेश का उत्तर आ जाता है फ़ौरन। हमको कोई चित्र या कोई चीज़ भी भेजनी होती, फ़ोटो भेजना होता है तो उसका भी उत्तर बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये पत्रों का स्थान जो है वो हमारे आईसीटी के माध्यम से, नेट के माध्यम से धीरे धीरे आसान हो गया संदेश को प्राप्त करना और संदेश को लेना। पत्र को सही स्थान तक पहुंचाने के लिए पिन कोड नंबर का प्रयोग किया जाता है। बच्चों देखिए ये पोस्ट कार्ड के माध्यम से यहाँ देखिए ये 6 खाने बने हुए हैं। तो जो पिन कोड होता है वो 6 अंकों का होता है बच्चों, 6 अंक। अब हम आपको पिन कोड के बारे में बताते हैं कि ये 6 अंक किस प्रकार से पत्र को सही स्थान पर पहुंचाने में लाभदायक होते हैं। बच्चों हमारे पूरे देश को 8 पिन क्षेत्रों में बांटा गया। हमारा पूरा देश 8 पिन क्षेत्रों में बांटा गया, 8 जोन्स में बांटा गया है, पिन जोन्स में बांटा गया है। उसमें जो सबसे पहला अंक होता है वो हमारे उस क्षेत्र को दिखाता है। आपने बच्चों देखा होगा कि जो हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो पत्र यहाँ से वहाँ जाते हैं उनमें सब में पहला अंक 2 होता है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो जोन 2 में आता है, क्षेत्र नंबर 2 में आता है। इस कारण ये उसके बाद में जो दूसरा और तीसरा अंक होता है तो यहाँ और यहाँ लिखा जाएगा वो उस जिले का और उस पोस्ट ऑफिस को दिखाता है जहाँ से वो पत्र भेजा जा रहा होता है। तो ये दूसरा और तीसरा अंक ये दिखाता है। जो आगे के जो 3 अंक होते हैं पिन कोड में वो जहाँ के लिए पत्र जाता है उस जिले को और उस पोस्ट ऑफिस को दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ से जब वहाँ जाता है तो वहाँ उसका पोस्ट ऑफिस में उसको छांटा जाता है, अलग अलग किया जाता है और कौन किस क्षेत्र में पत्र जाना है वो बताया जाता है। तो इस प्रकार से इस पिन कोड के माध्यम से हमारा पत्र सही जगह से सही जगह पर पहुँच जाता है बच्चों। तो ये तो हुआ पिन कोड की जानकारी। अब हम पत्र लिखें कैसे? आपने देखा अभी चाचा ने पत्र लिखा है बच्चों को, तो पत्र लिखना भी आना चाहिए। इससे संबंधित जानकारी भी आप अच्छी तरह समझ लीजिए। सबसे पहले हम पत्र में क्या लिखते हैं? पता और दिनांक। फिर हम लिखते हैं संबोधन, छोटों के लिए, जैसे चाचा जी ने लिखा मेरे प्यारे बच्चों। यदि हम किसी बड़े को पत्र लिखेंगे, पिता या माता को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी। छोटी बहन को लिख रहे हैं तो प्रिय बहन लिख सकते हैं। मित्र को लिख रहे हैं तो भी हम प्रिय मित्र लिख सकते हैं। तो ये संबोधन जो है वो आप अपने हिसाब से जिसको पत्र लिखेंगे उसी के हिसाब का वो संबोधन होगा। फिर है विषय वस्तु, ये होती है जहाँ पर हम जो भी कहना चाहते हैं वो इस हिस्से में लिखते हैं और पत्र के अंत में हम अपना नाम लिखते हैं।
तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि पत्र हम कैसे लिखें। अब कुछ और प्रकार के पत्र भी होते हैं, जैसे कि ये पत्र कब लिखे जाते हैं, जैसे निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र हम कब लिखते हैं बच्चों, जब हम शादी विवाह या किसी विशेष अवसर पर किसी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो हम निमंत्रण पत्र लेकर के जाते हैं। फिर है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र तो बच्चों आप लोग खूब लिखते होंगे। जब आपको अवकाश लेना होता है या किसी की शिकायत करनी होती है या कुछ सुधार करना होता है तो प्रार्थना पत्र लिखते हैं। इन पत्रों में निवेदन और प्रार्थना की जाती है, वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। इन्हें अवकाश प्राप्त करने, जब हम विद्यालय से छुट्टी लेना चाहते हैं तो आप प्रधानाचार्य के नाम क्या लिखते हैं, अवकाश की स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो इस पत्र को तो आप लोग इससे परिचित हैं और लिखते भी होंगे बच्चों। तो बच्चों आज के पाठ के माध्यम से हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, चाचा नेहरू, बच्चों से कितना प्रेम करते थे। वे चाहते थे कि बच्चे प्राकृतिक दृश्यों का भरपूर आनंद लें। हमने ये भी जाना कि विश्व में 7 महाद्वीप होते हैं और पत्र कैसे लिखे जाते हैं, पत्र को लिखने का तरीका क्या होता है, ये भी हमने जाना। बच्चों इसका मतलब कि चाचा का पत्र हमारे लिए बहुत सारी शिक्षा देने वाला था। महान व्यक्तियों का जो कोई भी लेख होता है वो हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता रहता है। बच्चों आपने पाठ को पूरा पढ़ा, समझ में आ गया। अब आप कुछ गृह कार्य भी कर लीजिए। देखिए ये एक पहेली दी गई है। इस पहेली में 15 महान व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। इनमें से आपको इन नामों को खोजना है। हम आपको एक नाम खोज करके दिखाते हैं। देखिए, भीमराव अम्बेडकर। देखिए भीमराव अम्बेडकर लिखा है ये। फिर ये देखिए महात्मा गांधी। ऐसे ही आपको और नाम भी ढूंढने हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये नाम एक है, सरोजनी नायडू। तो इस पहेली में आपको 15 महान व्यक्तियों के नाम खोज करके निकालने हैं और फिर पुस्तकालय से या नेट के माध्यम से, मोबाइल से खोज करके आप इनका जीवन परिचय पढ़ें, क्योंकि जीवन परिचय पढ़ने से आपको नई नई बातें सीखने को मिलती है। लेकिन इसमें आप अपने बड़ों की मदद ज़रूर लीजिएगा। नेट खोलते समय आप अपने बड़ों की मदद लेकर के ही इस काम को कर पाएंगे, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं बच्चों। अब आप कुछ मज़ेदार काम भी करेंगे। बच्चों आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाने बहुत अच्छे लगते होंगे। आप जब शिक्षक दिवस होता है तो आप अपने टीचर्स को, अपने अध्यापकों को ग्रीटिंग कार्ड देते हैं। नव वर्ष आता है तो आप नव वर्ष की ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं। तो इसी प्रकार आप अपने शिक्षकों को देने के लिए शिक्षक दिवस के कुछ ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। नव वर्ष के भी ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं और सुंदर सुंदर उनको अलंकृत करके आप सुंदर सजा करके ग्रीटिंग कार्ड बनाइए, बड़ा मज़ा आएगा बच्चों। फिर एक काम जो आपकी जानकारी को बढ़ाएगा, पत्रों के नमूने इकट्ठे करिए। जैसे हमने आपको ये पत्र दिखाए थे भी, अंतर्देशीय पत्र, और ये दिखाया था पोस्ट कार्ड। इसी प्रकार और भी पत्र होते हैं, आप उनको इकट्ठे करिए। डाकघर जा करके भी इकट्ठा कर सकते हैं, या आपके पास पुराने पड़े हों पत्र तो आप उनको भी इकट्ठा कर सकते हैं। पत्रों के सारे प्रकार को इकट्ठा करेंगे तो आपको आनंद आएगा बच्चों। अपने गांव या शहर का पिन कोड जान करके लिखिए। पिन कोड की आपको हमने महत्वपूर्ण बताया कि पिन कोड कितना महत्वपूर्ण है, पिन कोड कितना उपयोगी है। तो आप अपने गांव या शहर का पिन कोड याद करिए। इसके अतिरिक्त अगर आपके कोई मिलने वाले हैं जो दूसरे मोहल्ले या दूसरे जिलों में रहते हैं, उनका भी पिन कोड आप अगर याद करेंगे तो अच्छी बात होगी बच्चों। इसी प्रकार अन्य महापुरुषों के पत्रों को भी पुस्तकालय से प्राप्त करिए। ये चाचा का पत्र था। नेहरू जी ने और भी पत्र लिखे हैं। एक पत्र उन्होंने अपनी बेटी के नाम लिखा हुआ था। महात्मा गांधी ने भी कई पत्र लिखे हैं। इस प्रकार के पत्रों को आप अपनी लाइब्रेरी से या नेट के माध्यम से खोजिए और उनका संकलन कीजिए। तो ये था बच्चों आपका आज का पाठ। जरूर मज़ा आया होगा। अब हम पुनः मिलेंगे नए पाठ में और नई कक्षा में। बच्चों धन्यवाद।